ठीक है चलो। अच्छा एक काम करते हैं, बेसिकली आज हम बेसिक टर्म्स, मतलब बेसिक तो नहीं है यार, उनका इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले होता है। आज बेसिक बेसिक क्या मतलब, जिस टाइम पे हमने स्टार्ट करा था फर्स्ट चैप्टर श्री राम इकोनॉमिक्स से, उसमें एक दो टर्म्स थी जो कि काफी अभी मॉनेटरी पॉलिसी से भी आके रिलेट होंगी। बट उससे पहले ये जो कल हमने ऑपरेशन ट्विस्ट जहां छोड़ा था ना, वहां से थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझ लेते हैं एक दो लाइन, फिर मतलब फिर उसके बाद वाशिंगटन कंसेंसस कंसेंसस और आपका जीडीपी जीएनपी एनडीपी ये चीजें देखेंगे, क्योंकि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें, तो उनको देखना थोड़ा जरूरी पड़ जाता है। बट जो जहां तक हमने कल देख लिया था ना ऑपरेशन टू, उसका कुछ एक इम्पैक्ट वगैरह देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है। और जिस मतलब ऑपरेशन और ऑपरेशन ट्विस्ट सेम ही है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा था। अगर मैं चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, यानी कि आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज और मार्केट ऑफ को, तो सेल है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ आ हेलो। रही है। हाँ सर आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है तो। वहीं पे ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या कर रहे थे हम, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करता था। आपने एक बार सोचने की, आपने सोचा होगा, दिमाग में भी जरूर आया होगा, आरबीआई को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में बदल रहा है। मीन्स कि ऐसा वो करना क्यों चाह रहा है, जब उसके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज है तो वो बैंक को क्यों दे रहा है। इफ अगर वो मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, तो ऑपरेशन ट्विस्ट से वो करना क्या चाह रहा है। देखो यहाँ पे खेल आता वही है, डिमांड सप्लाई मनी सप्लाई इन सब का। इसको थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में ले लिया क्योंकि ये होश पोश भी हो, मतलब इफ अगर आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर हैं, काफी क्लियर ही होंगे कुछ लोगों के जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कुछ होश पोश भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से कनेक्ट करने की कोशिश करना है इसको जो मैं बात कहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी चीज आ जाएगी अभी इसमें। देखो, आरबीआई परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों परचेज करता है, हमने कल भी देखा था कि वो क्या कर पाए, डिक्रीज कर पाए सप्लाई में। मतलब जस्ट लाइक मान लो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बेसिकली खरीदा, है ना। अब एक पर्सपेक्टिव उसका ये निकल रहा था कि लॉन्ग टर्म अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीदता है तो क्या होता है, आरबीआई पैसे खरीदेगा, पैसे इंजेक्ट होंगे मार्केट में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही है तो उसको रिटर्न में पैसे भी देने पड़ेंगे आरबीआई को। अगर मैं आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मैं आपको पैसे भी दूंगा, तो आरबीआई एक पर्सपेक्टिव ये था कि आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है। बट अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, देखो अगर साइड बाय साइड समझने की कोशिश करूंगा, एग्जांपल भी साइड बाय, जस्ट लाइक आप प्रोडक्ट नेटवर्क। ना, उसको ना फिर उससे काफी कनेक्ट कर, देखो जैसे आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा, उसने लाइक बढ़ाया, यानी कि अगर मेरे से पार्ले जी का बिस्किट खरीदा तो मतलब मतलब जो पैसे वो आगे पास आए, तो यानी कि मैं आगे चेन सिस्टम में वो पैसे आगे प्रोवाइड करूंगा। यदि अनुज पार्ले जी के सर। बिस्किट हैं वो एक टाइम पे मेरे पास आके, हेलो। हेलो, हाँ हाँ वॉइस हाँ प्रॉब्लम। बोलिए। अनुज सर, आवाज बहुत बहुत हाँ कट हाँ, रही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार मैं बाहर ही, एक सेकंड रुको, मैं बाहर ही बैठता हूँ। अभी अगर कटे ना तो मेरे को बताना, फिर मैं कुछ और ही इसका सॉल्यूशन देखूंगा, बट आई होप कि अभी आवाज कटनी नहीं चाहिए, है ना। मैं अभी तो नहीं कटेगी वैसे जहां तक, और बाकी यार देखा जाएगा। मैं ये बोल रहा था, अभी आप कनेक्ट करने की कोशिश करना और काफी अच्छे से इस बात को सुनना, है ना। और ये कनेक्ट करने की पूरी तरीके से, मतलब एकदम लिंक लिंक देखना भी क्या होगा।
एक साइड बाय साइड मेरा एग्जांपल ध्यान रखना, एक पार्ले जी वाला बिस्किट की, मैं पार्ले जी के बिस्किट का सप्लायर हूँ, मतलब एक तरीके से मेरी शॉप है, मैं पार्ले जी के बिस्किट बेच रहा हूँ। वहीं पे आरबीआई को हम लेके चलेंगे। आरबीआई ने गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज खरीदी, तो आरबीआई ने पैसे प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जिस टाइम पे पैसे प्रोवाइड कराए तो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई। मनी सप्लाई इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने पास पैसे नहीं रखेगी, गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज लोगों के पास पैसे पहुंचा रही है, या ए टू जेड मनरेगा में वो सैलरी दे रही है लोगों की, तो यानी कि मनी सप्लाई बढ़ रही है। सेम साइड में इफ अगर आप मेरे से पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं तो आपके पैसे मेरे पास आएंगे, आपके पैसे मेरे पास आएंगे और मेरा प्रोडक्ट आपके पास जाएगा, है ना। फर्स्ट सिनेरियो ये बनता है। सेकंड सिनेरियो क्या बनेगा कि मैं पार्ले जी का बिस्किट तो आपको दे रहा हूं और आप मेरे को बदले में पैसे दे रहे हैं, बट मेरा धीरे धीरे जो प्रोडक्ट है पार्ले जी का बिस्किट वो धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब खत्म भी तो हो रहा है ना, मेरे पास जो मेरा स्टॉक है वो खत्म भी हो रहा है एक तरीके से। तो यानी कि जिस टाइम पे आरबीआई परचेज करता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज तो उसकी डिक्रीजमेंट भी होती है सप्लाई में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की। और जिस टाइम पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की सप्लाई में डिक्रीमेंट होगा तो अल्टीमेटली हम एक चीज देखते हैं, जैसे मार्केट में भी इफ अगर मार्केट में डिमांड मतलब एक तरीके से अगर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई मतलब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई मतलब डिमांड ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सप्लाई कम होती है ना। सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज्यादा होने लगती है। तो सेम यहाँ पे देखिएगा कि जिस टाइम पे सप्लाई कम होगी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब जिस टाइम पे डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस में इंक्रीमेंट होगा। सेम उसी सिनेरियो में कि इफ अगर पार्ले जी के बिस्किट का स्टॉक मेरे पास धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी आए दिन डिमांड बढ़ रही है, मतलब लोग उसको खरीदना आ रहे हैं, मतलब मैं पहले 5 रुपए में बिस्किट बेचता था, लोग पहले 2 थे, अब 10 आ गए हैं लोग मेरे पास खरीदने के लिए, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये सोचूंगा यार क्यों ना प्राइस में इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि मेरे खरीदार तो बहुत हैं, एक थोड़ी है खरीदार। तो मैं उस 5 रुपए के बिस्किट का प्राइस 10 रुपए कर दूंगा या 20 रुपए कर दूंगा। सेम कनेक्ट करिएगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट सप्लाई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो सप्लाई थी वो डिक्रीज हुई, उसकी डिमांड बढ़ी, डिमांड जैसे ही बढ़ी तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड प्राइस था वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, है ना। जिस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि ये लिंकेज टर्म है, ये ऐसा होना ही है ना। इसमें कुछ एक्सेप्शनल टर्म्स आ जाती हैं, वो भी नहीं, वो आगे हम देखेंगे, है ना। इंक्रीज हुआ गवर्नमेंट के प्राइस में तो उसकी जो यील्डिंग है ना उसकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में वो डिक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पे टर्म आ जाती है कि यार ये यील्डिंग क्या होता है, व्हाट इज यील्डिंग ऑन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। यील्डिंग का कंसेप्ट आप ऐसे समझिएगा, मैं थोड़ा सा लेमन टर्म्स में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। इसको फिर बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से कनेक्ट करते हैं, है ना। आप ऐसे समझ लो कि मेरे से मैं आप लोगों में से किसी से ब्याज पे पैसे लेता हूँ। इफ अगर मान लो कि मतलब कोई भी आप मैं आता हूँ, मैं इमरजेंसी केस है मेरे पास, मैं मेडिकल इमरजेंसी है ना, और मैं आपसे कहता हूँ कि यार मेरे ऐसे मतलब कोई भी ए टू जेड मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई है मेरे को, आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। तो मैं बोलूंगा कि यार आप मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए एक दिन के लिए दे दो, क्योंकि मेरा पता है मेरा कल को मैं अपने अकाउंट से आपको निकाल के दे दूंगा, मेरा एटीएम वगैरह खराब हो गया, मेरे बैंक का अकाउंट का सर्वर डाउन चल रहा है, या ए टू जेड कुछ भी इशूज आ रहे हैं, ए टू जेड कुछ भी ए टू जेड, है ना। तो आप भी ये सोचेंगे एक बार को यार इससे क्या ही इंटरेस्ट लिया जाए, या मतलब जो भी, मतलब आप ये बोल देंगे चलो ठीक है एक काम करो आप ले जाओ 1 लाख रुपए, जो हम और लोगों से 10% पे लेते हैं या 1-2% पे लेते हैं, है ना। तो आप एक काम करो, जितना आपकी मर्जी हो आप उतना दे देना, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इमरजेंसी है ना। वहीं अगर मैं आपसे लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता हूँ, मान लो कि मेरे को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है कि यार मेरे को जमीन लेनी है, आप मेरे को पैसे दे दो, है ना। और मैं आपके जो पैसे हैं ना तो वो मैं आपके 10 साल में लौटा दूंगा। तो आप भी ये सोचेंगे यार मेरा रिटर्न 10 साल में मिलेगा, तो क्यों ना कुछ फायदा देख लिया जाए। तो आप भी थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट रेट ये कहेंगे कि एक काम करो आप 5% के ब्याज पे लेके जाओ। लेकिन जब मेरे को एक दिन के लिए जरूरत पड़ी थी तब आपने बोल दिया था कि 1-2% जो भी आपकी इच्छा बने वो दे देना मेरे को। लेकिन वहीं पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे 5% पे वो डिसाइड हो गया कि इस पे आप लेके चले जाओ और मेरे को 5% के हिसाब से आप दे देना, है ना। जितने भी ईयर के लिए हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हुआ है ना।
तो वो जो ईल्डिंग इन द सेंस कि वो जो ऊपर से मेरे को ब्याज मिल रहा है, मतलब जस्ट लाइक जो आपको ब्याज मैं दूंगा, चाहे 1% या 2% या 5% या 10% A to Z, वो एक उसकी ईल्डिंग कैपेसिटी होगी, मतलब वो जो 1 लाख रुपए की है ना, एक मतलब एक तरीके से कि वो जो ईल्डिंग कैपेसिटी, मतलब अगर मैं वैसे मैं भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उसको लिंक नहीं कर रहा हूँ, बट एक आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि एक तरीके से वो ईल्डिंग है कि मेरे को 5% एक्स्ट्रा ही तो मिल रहा है, 10% जो भी मिलेगा वो एक्स्ट्रा ही मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड का, लेकिन वो डिक्रीज क्यों हो रही है यील्डिंग? लॉन्ग टर्म है वो वैसे भी, मतलब 20 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, 10 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो यहाँ पे वो डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है ना, यहाँ पे डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है ना? प्लीज अब थोड़ा सा होश पोस मत होइएगा, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं उसको सिंपल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना, जितना मतलब मैं कर पाऊँ, है ना? अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को थोड़ा सा रोकिएगा, एक दूसरा कंसेप्ट सुनिएगा यहाँ पे, है ना? और उससे पहले ये बता दो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कि मैं अपने आप में ही बोल के अपने आप को सुना क्लियर रहा है, हूँ, क्लियर ऐसा क्लियर। तो नहीं, आ रहा है सर। है ना? अच्छा अच्छा, अभी यहाँ तक कोई ऐसा डाउट तो नहीं आया कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि थोड़ा सा ये कंसेप्ट कॉम्प्लिकेशन सा हो जाता है अभी, है ना? अगर कुछ ऐसा लगा हो तो बताइएगा, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ऐसा ही है। अगर किसी को भी कुछ लगा हो। वो यील्डिंग वाला जो आप बता रहे हैं ना, बस मुझे वहीं पे हाँ कंफ्यूजन हाँ, है। वही अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वो ईल्डिंग वाला अभी आगे में क्लियर, वही वही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ अभी ईल्डिंग वाला। मैम चलो, इसको पहले एक बार और लेमन टर्म्स में देख लो, मतलब जो भी आप ब्याज पे पैसा देते हैं और जो भी आप उस पे एक तरीके से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा के रूप में ही कमा रहे हैं, बट उसको हम स्टार्टिंग वाले सेशन में देख चुके हैं कि इंटरेस्ट क्यों ऐसा हम करते हैं, वो परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, वो एक अलग चीज दे छोड़ देते हैं उसको अभी। लेकिन अभी हम अपने पैसे पे एक्स्ट्रा पैसा ही तो कमा रहे हैं ना, जो भी हमको मिल रहा है। मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए और 1 लाख के बदले में आपको 1,10,000 रुपए दे रहा हूँ, तो वो जो 10,000 मिल रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा ही तो मिल रहा है ना? तो वो कितने दिन में इतना मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक तरीके से ईल्डिंग है। मतलब जस्ट लाइक कि मैं 1 साल में आपको 10% का ब्याज दे रहा हूँ, या आपको 2 साल का 10% का ब्याज दे रहा हूँ, या 6 महीने का 10% का ब्याज दे रहा हूँ, है ना? अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, हम दूसरा एक कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं, एक, है ना, ईल्डिंग से रिलेटेड, जो कि काफी अच्छा है। काफी अच्छा क्या, वो लिंकेज है बेसिकली, विदाउट लिंकेज वो चीज समझ नहीं आएगी। बॉन्ड में क्या चलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे खरीदते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है। और मतलब इफ अगर हम जस्ट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आज इतने मतलब A to Z कुछ भी मान लो 1 लाख रुपए खरीद रहे हैं, तो बाद में कैसे उसका रिटर्न मिलेगा, वो चीज थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पे ईल्डिंग को समझने के लिए। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने मतलब 2-3 तरीकों में बिकती है। एक तरीका क्या है कि देखो, एक होती है फेस वैल्यू, पार वैल्यू, या अभी ये टर्म्स को भी छोड़ दो कि फेस वैल्यू किसे कहते हैं, पार वैल्यू क्या कहते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना अभी, है ना? लेमन टर्म्स में हम एक एग्जांपल के रूप में ही इस चीज को समझेंगे कि मान लो मैंने कोई गवर्नमेंट छोड़ो, अभी मैंने कोई सिक्योरिटी इशू करी और आप में से मेरे से वो कोई चीज खरीदता है, मतलब जस्ट लाइक सिक्योरिटीज एक पेपर के फॉर्म में एक गारंटी होती है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। एक गारंटी है कि मैं आपको इतने दिन बाद ये पैसे आपको इशू कर दूंगा। अब देखो, गवर्नमेंट के लेवल पे कोई धोखाधड़ी तो होगी नहीं, है ना? तो इसलिए हम उनमें ट्रस्ट भी करते हैं काफी अच्छे से, और क्योंकि गवर्नमेंट है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या ही धोखाधड़ी होगी। तो जस्ट लाइक मैं आप लोगों के लिए एक पेपर इशू कर देता हूँ, मतलब एक इन दी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, कि मैं एक 1 लाख रुपए आप मेरे को दे दीजिए, मैं 10 साल बाद आपको ये वाले पैसे 1 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगा एट द रेट इंटरेस्ट ऑफ 10%। अब क्या होगा, एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली सीधा सीधा आपसे 1 लाख रुपए लूं और 10 साल बाद मैं आपको 10% के ब्याज पे जो भी बनता है, मैं मान लो 1,10,000 रुपए आपको रिटर्न कर दूं। फर्स्ट कंडीशन ये आती है। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि आपने बोला तुम 1 लाख रुपए ले जाओ, लेकिन मेरे को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, है ना? अब क्या होगा इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन, सेकंड सिनेरियो समझना,
कि मैं 1 लाख रुपए तो सैंक्शन करा रहा हूँ, मतलब आपने मेरे को 1 लाख रुपए, मतलब आपसे मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, वो ऐसा मैंने पेपर में लिख दिया, मान लो स्टाम्प पेपर में मैंने लिख दिया वो कि मैं इन आपसे, मतलब जो भी किसी से भी, आप में से किसी से भी मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूँ और मैं इसमें 10,000 रुपए उनको प्रोवाइड कराऊंगा, ये ऐसा सिक्योरिटी में मैंने मेंशन कर दिया। बट यहाँ कंडीशन क्या आती है, मैंने 1 लाख रुपए नहीं लिए, वो मैंने सिक्योरिटी में लिख दिया है कि 1 लाख रुपए मैंने ऐसा लिए हैं और मैं 10,000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए लिए हैं जिसमें कि 10,000 रुपए का मतलब मैं एज अ इनको प्रॉफिट दूंगा या जो भी ए टू जेड वो मैंने मेंशन कर दिया। बट क्या होगा, जब मैं आपसे पैसे लूंगा ना, मैं आपको बोलूंगा, या मतलब जो डिसाइड होता है, जो गवर्नमेंट लेवल पे भी डिसाइड होता है कि आप मेरे को 90,000 रुपए दे दो और मैं आपको 1 लाख रुपए रिटर्न करूंगा। समझ रहे हैं ना आप कि 1 लाख रुपए का हमारा पूरा लेन देन हो रहा है, उसमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी आपको हो रहा है, क्योंकि आपकी जेब से सिर्फ 90,000 रुपए आए, है ना, मतलब समझने की कोशिश करना है इसको कि 1 लाख रुपए तो वो लिखे गए हैं, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ 90,000 रुपए लिए हैं, लेकिन मैं जिस टाइम आपको रिटर्न करूंगा वो मैं आपको 1 लाख रुपए रिटर्न करूंगा। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको तो तब भी 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना, कि मतलब मेरा जो डिडक्शन है वो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल या जो भी मैंने आपको जिस टाइम पे रिटर्न करा वो वहीं पे आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। मतलब मैंने आपसे 1 लाख रुपए की जगह आपसे 90,000 रुपए ले लिए, मतलब एक तरीके से वो लिखे गए 1 लाख रुपए हैं लेकिन 90,000 लिए, लेकिन मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ 1 लाख रुपए। सिंपल इज दिस, कि मतलब आई थिंक ये समझ आया होगा जो मैंने अभी कहने की कोशिश करी, यस यस। है ना, कि 90,000 रुपए लिए और मैं आपको 1 लाख रुपए रिटर्न कर रहा हूँ उसमें, है ना। आई होप कोई इसमें ऐसी के मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी जो भी बताने की कोशिश करी। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो हम अभी देख रहे थे स्टार्टिंग से, गवर्नमेंट आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डिक्रीज होता है सप्लाई में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ती है, बॉन्ड प्राइस बढ़ता है लेकिन डिक्रीज हो जाता है यील्ड में। आपको एक बात बताऊं, बॉन्ड प्राइस, और ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी ध्यान रखने वाली बात है, बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। देखो, जब बॉन्ड प्राइस ही बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, मतलब देखो ऐसे, क्योंकि मतलब जो चीज, जिस चीज की वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं थी वो बिक रही है 1.5 लाख में, तो उस पे और प्रॉफिट क्यों कमाया जाए, उसका इंटरेस्ट रेट हम डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे अभी एक मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो समझिए, अभी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक बाइक है, केटीएम बाइक है, वो 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू 50, मतलब एक केटीएम बाइक भी छोड़ो यार, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं लेमन टर्म्स में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएगा इसमें। आप ऐसे मान लो कि मतलब कोई प्रोडक्ट है ना, कोई मतलब पार्ले जी ही ले लेते हैं, पार्ले जी ही हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है, पार्ले जी तो इसी को ले लेते हैं, है ना, कि पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट है उसको एज अ मतलब मैं अगर आपसे कुछ लोन वगैरह लेता हूँ उसको एज अ मैं सिक्योरिटी रख देता हूँ आपके पास, है ना, मतलब एज अ सिक्योरिटी। यार ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मतलब आप ऐसा समझने की कोशिश करो और छोटे संदर्भों में मैं समझाता हूँ कि मतलब किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी नहीं है, मतलब कोई कार बिक रही है उसकी 2 लाख वैल्यू नहीं है, लेकिन वो मार्केट में फ्लक्चुएशन के चलते कारण उस मार्क मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब मान लो कि वो जो 2 लाख रुपए की कार हम सेकेंड हैंड खरीद रहे थे वो हमने 4 लाख की खरीद ली, और उस पर हम धीरे धीरे इंटर मतलब यार अब इस पे हम और क्या ज्यादा ही प्रॉफिट कमाएंगे, तो हम उसका एक तरीके से प्राइस, मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट रेट जो भी एक तरीके से वो हम उसका कम कर देंगे कि यार एक बार तो हमने कमा ही लिया ना, मतलब जो ये इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस है ना, मतलब उसमें आपने पैसा जितना आपको चाहिए आपने उतना पैसा ले ही लिया है, अब आप उसमें और ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके जो बॉन्ड्स वगैरह है ना वो कोई परचेज नहीं करेगा यार। एक तो आप स्टार्टिंग में इतना पैसा ले ले रहे हो, फिर आप उसकी यील्डिंग कैपेसिटी भी इतनी बढ़वा रहे हो, तो फिर हम आपका तो कर्जा देते ही रह जाएंगे, हम तो डेट में और फंस जाएंगे, हम डेट को कम करने के लिए आपसे कर्जा ले रहे हैं और आप और ज्यादा हम पे कर्जा चढ़ा रहे हैं, है ना। इफ अगर बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज रहता है तो यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसे ही उस चीज के कम लगाए गए, तो भाई
उसका रिटर्न फिर उस हिसाब से देना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई चीज महंगी बिक गई, ऐसा समझ लो, अगर स्टार्टिंग में कोई चीज महंगी बिक गई है अपने रेट से दुगने रेट पे, तो उसका इंटरेस्ट रेट एक तरीके से कम हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर अपनी ओरिजिनल वैल्यू के उससे लो बिक रही है तो उसका इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देंगे। सेम सेकंड सिनेरियो आ जाता है। सेकंड वाला सिनेरियो समझेंगे ना, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा, इस बात को और सुनना, है ना। अब क्या होता है, फर्स्ट सिनेरियो हमने देखा कि ठीक है यार, इंक्रीज हो जाता है बॉन्ड प्राइस में, उसकी यील्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की। सेकंड, ये दोनों लिंकेज है यार, लिंक आपको बनाना बहुत जरूरी है। अब जिस टाइम पे आरबीआई उन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल करता है, मतलब बेसिकली ऑपरेशन ट्विस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट में हम यही तो पढ़ते हैं कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बनाता है। लेकिन हम रीजन देख रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो, है ना। तो आरबीआई जिस टाइम पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बना रहा होता है ना, तो क्या होता है कि आरबीआई जस्ट लाइक आरबीआई ने अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेच दी। अब कोई भी चीज आप बेचोगे तो उसको मार्केट में सबसे मतलब उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी। जैसे हम डिमांड एंड सप्लाई के खेल में देखते हैं कि अगर हम मतलब कोई चीज जस्ट लाइक जैसे आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची तो उसकी सप्लाई बढ़ गई ना, क्योंकि वो उस चीज को रिलीज कर रहा है ना, रिलीज कर रहा है एक तरीके से। तो आरबीआई ने जैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची तो जो मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज थी उसकी सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई किसी चीज की ज्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो गई, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब जैसे ही डिमांड कम हुई तो उसके जो पैसे थे बॉन्ड प्राइस में, उसके प्राइस में डिक्रीमेंट आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब ओरिजिनल वैल्यू ही आपकी एक तरीके से हाइपोथेटिकल हम सिनेरियो देख रहे थे, मतलब जो चीज ओरिजिनल वैल्यू में बिकनी चाहिए थी वो उससे लोअर रेट में बिक रही है, तो आपको यार उस पर कुछ उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचाने के लिए कुछ आपको इंटरेस्ट रेट तो प्रोवाइड ज्यादा करना ही पड़ेगा, है ना। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो था हमारा, है ना। तो सेम यहाँ पे देखो, जब उसकी डिमांड ही घट गई तो उसके बॉन्ड प्राइस में डिक्रीमेंट आ गया। बॉन्ड प्राइस में डिक्रीमेंट क्यों आ गया, क्योंकि डिमांड घटी हुई है, तो हम उसके बॉन्ड प्राइस को कम करेंगे कि यार कोई तो लेके जाए, कोई तो लेके जाए। फिर अब हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक उसको पहुंचाना है तो हमें उसकी यील्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा के देनी पड़ेगी ना, तभी तो हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अट्रैक्ट इन द सेंस कि इफ अगर हमने मतलब जस्ट लाइक की गवर्नमेंट मतलब एक तरीके से अगर हम एक इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव देंगे तो तभी तो कोई उसको लेके जाएगा ना, बिना उसके कौन लेके जाएगा। अगर किसी को कोई किसी चीज में फायदा होगा तभी तो लोग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो सेम जिस उसकी डिमांड में डिक्रीमेंट हुआ, डिमांड में डिक्रीमेंट हुआ तो उसके जो बॉन्ड प्राइस था उसमें डिक्रीज हो गया, उसमें डिक्रीज हुआ तो जो यील्डिंग थी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की उसमें इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला। मतलब आप इसमें पता है इनवर्सली रिलेशन है, बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्डिंग। ये ध्यान रखना प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्टली फ्रेम हो सकता है बहुत इजीली। और फंस हम यही जाते हैं कि अगर इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड प्राइस में तो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा यील्डिंग में। और एक और चीज, ये चीज हम एक बार अभी शेयर मार्केट आएगा उसमें और काफी अच्छे से देखेंगे, तो वहां पे और ज्यादा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लिंकेजेस टर्म्स हैं जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं करी हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो शेयर मार्केट में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और इफ अगर मैं इससे ज्यादा आगे कंसेप्ट समझाऊंगा तो आप लोग भी वो हो जाएंगे थोड़ा सा एग्जॉस्ट। तो हम अब जीडीपी जीएनपी वगैरह थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि जो आने वाली टर्म्स है ना मॉनेटरी पॉलिसी की, वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है इन सब चीजों से ना, तो उसको देखना थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है। तो इफ अगर यार किसी को देखो दिक्कत, तो मुझे पता थोड़ा सा वो हो जाता है कॉम्प्लिकेशन सी चीजें, बट जरूरी है समझनी, इकोनॉमिक्स से छोड़ नहीं सकते। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा एकदम से ही, मेंस में बन जाता है, कुछ भी हो जाता है तो डील तो करना ही पड़ेगा, है ना। छोड़ तो हम भले से कॉम्प्लिकेशन बन जाए, और होता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन इकोनॉमिक्स में लिंकिंग के टाइम, जिस टाइम हम लिंकिंग कर रहे होते हैं। शेयर मार्केट में भी पढ़ते समय इसको और अच्छे से हम देखेंगे ना, तब और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। तो आई होप अब अगर किसी को और कुछ दिक्कत हो इसमें तो बता दीजिएगा। एक चीज मतलब सिर्फ 1 मिनट इसके ऊपर बोल सकते हो तो बोलिए ना, नहीं तो 30 सेकेंड। जैसे बॉन्ड प्राइस आपने बोला ना बढ़ेगी तो यील्डिंग घट जाएगी, और बॉन्ड प्राइस अगर घटेगी तो यील्डिंग बढ़ जाएगी, जस्ट एक एग्जांपल के साथ में।
एक एग्जांपल सर, इसमें एग्जांपल में हाइपोथेटिकली क्या एग्जांपल लूं मैं? ये मैं तो गवर्नमेंट एग्जांपल दूं? सिक्योरिटीज का रियल आप डायरेक्टली। हाँ रियल 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 ले लो आप। मैं रियल एग्जांपल दूं? हाँ जी मैम हाँ दीजिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ स्विस बैंक हाल ही में हिंदू में आया था ये न्यूज़ कि स्विस बैंक बैंकरप्ट होने वाला है। तो उसका जो फैक्टर है यही कि उसकी बॉन्ड प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है और उसके जो यील्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं इसके कारण। हालांकि ये तो एक फैक्ट है कि यूरोप की जो कंट्रीज है वो स्विस बैंक को बैंकरप्ट नहीं होने देंगे, लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर में आ रहा है न्यूज़ कि स्विस बैंक की ये कंडीशन है अभी, क्योंकि जो ग्रीन सिल कैपिटल नेम की एक कंपनी थी जिसमें स्विस बैंक के इन्वेस्टमेंट्स थे वो लास्ट ईयर ही बैंकरप्ट हो चुकी है। तो उसके जो क्रेडिट डिफॉल्ट इन्वेस्टर्स ने ले रखे थे वो स्विस बैंक को पे नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से स्विस बैंक का वो डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड प्राइस और यील्ड बढ़ रहा है। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं। ये ऐसा होता है, देखो ये ऐसा आपको एग्जाम्पल थोड़ा इंडिया में भी डिफरेंट है देखने को बट मिल। ये अभी हाल नहीं फिलहाल नहीं, का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका सही है, डिफरेंट नहीं है आपका एग्जाम्पल, काफी अच्छा है स्विस बैंक का। अगर किसी ने पढ़ा होगा उसके बारे में तो तब वो कनेक्ट कर पाएंगे, है ना? नहीं, आपका एग्जाम्पल ठीक था स्विस बैंक वाला, क्योंकि उसमें यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, वो इतना काबिल नहीं हो रहा है देने के लिए, तो फिर भाई वो बैंकरप्टी हो गया एक तरीके से। वैसा होगा नहीं वो इतनी जल्दी, स्विस बैंक है वो, बट फिर भी कंडीशन एक सिनेरियो वही बन रहा है उसका, है ना? इसको मैं पता है अभी शेयर मार्केट स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से लिंकेजेस मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन वाली चीज आ जाती है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसलिए मैंने काफी एग्जांपल लेने की कोशिश करी थी, है ना? अच्छा चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि जीडीपी और ये चीज, इससे पहले हम एक चीज देखेंगे, ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, ये प्रोडक्शन, मतलब ये जो हम पढ़ते हैं क्या होता है ये बेसिक, मतलब कि एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्या क्या है ये? उस चीज को देखते हैं जीडीपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा। ये सर जीडीपी छोड़ो, ये मार्केट कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये बताओ। अनु सर हम्म। ये बॉन्ड प्राइस कूपन प्राइस है क्या कि अलग है? बॉन्ड प्राइस सर, कूपन प्राइस मैंने आपको भी एक चीज समझाई थी ना कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 90,000 रुपए मैं ले रहा हूँ, तो वो कूपन प्राइस के रूप में हम उसको देखते हैं एक तरीके से। वो सर मैं शेयर मार्केट आएगी ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो मैं काफी अच्छे से लिंकेजेस, कूपन आपको, जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ये सारी चीजें तब मैं बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं करी हैं और वो लिंकेजेस मांगेंगी, तो इसमें ज्यादा डिटेल में इस टाइम जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा उस टाइम पे हम ज्यादा अंदर और डिटेल में जाएं, है ना? तो चलो ठीक है, अभी हम जीडीपी वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि, है ना? हाँ जीडीपी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्या है जीडीपी। जीडीपी बेसिकली कुछ नहीं है, अगर सिंपल लेमन टर्म्स में देखें तो इसको, जीडीपी वो है एक, मतलब अगर आप इसकी डेफिनेट, मतलब अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरल सकेलू उत्पाद, क्या क्या बोलते हैं यार हिंदी में, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, कुछ बोलते तो ऐसे ही हैं, घरल सके कुछ, मतलब मैम आपको पता सकल होगा घरेलू क्या नाम है? सकल उत्पाद। घरेलू उत्पाद। हाँ हाँ, सकल घरेलू उत्पाद। अब आप इस शब्द से ही समझ लो कि यानी कि वो प्रोडक्शन जो आपके एक स्टेट में हुआ, स्टेट जैसा आपको पता ही होगा, देखो स्टेट का मतलब सिर्फ एक राज्य से नहीं होता है, स्टेट आपका नेशनल भी हो सकता है, स्टेट आपकी कोई कंट्री भी हो सकती है, वो चीज यार बेसिक आपको पता ही होगी, स्टेट आपकी एक पीएसयू भी हो सकती है। तो जो प्रोडक्ट आपकी एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर फॉर्म हुआ है, उस प्रोडक्ट को देख, मतलब उस प्रोडक्ट का मतलब टोटल वैल्यू, एक तरीके से टोटल मतलब एक तरीके से जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है आपके भारत में, वो उस चीज को कैलकुलेट करना आपका जीडीपी कहलाता है लेमन टर्म्स में, कि सिर्फ आपकी बाउंड्री के दायरे के अंदर। ये नहीं कि आपकी कोई कंपनी लगी हुई है, इंडिया की कंपनी रिलायंस की ब्रांच लगी हुई है यूएसए में, तो वो भी तो, रिलायंस जो है वो हमारे इंडिया के हैं, तो वो काउंट नहीं होगा क्या? या कोई भी ए टू जेड हमारी कोई भी कंपनी भारत की एचएएल है, वो ब्रांच लगा लेती है सिंगापुर में, क्या वो काउंट होगा क्या? नहीं। सिर्फ आपकी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं वो जीडीपी में काउंट होती हैं,
ये बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, लेमन टर्म्स की डेफिनेशन है ये, है ना, मतलब सिंपल डेफिनेशन, है ना। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी जीडीपी में, बट इफ अगर हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाते हैं कि यार ये जीडीपी जो है, हम देखते हैं कि इसकी इतनी जीडीपी चल रही है, इसकी इस कंट्री की इतनी जीडीपी चल रही है, जीडीपी हमारे इंडिया इतने उस पे है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, या अमेरिका उस नंबर पे है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जीडीपी काउंट होती है, तो फिर वो कैसे काउंट होती है, कि मतलब एक तरीके से वो किन फैक्टर्स पे काउंट होती है। वो तो एक इंटरनेशनल लेवल आ गया, और हमने अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर काउंट करी है जीडीपी। तो उस लेवल पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती होगी कि वो किस बेसिस पे, किस आधार पे उस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर वो उसको कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि कंपेयर तो हम उन चीजों में कर सकते हैं ना जो समान हो। अब वो कोई चीज समान ही नहीं है तो हम कैसे कंपेयर करें, मतलब जस्ट लाइक क्लास 8th के स्टूडेंट के बीच में ही हम रैंक देखेंगे क्लास 8th के स्टूडेंट्स की। अब क्लास 8th के स्टूडेंट को क्लास 10th से थोड़ी कंपेयर करा जाएगा कि इन दोनों को मिक्स कर दो, क्लास 8th और क्लास 10th के स्टूडेंट को मिक्स कर दो, और फिर देखो फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट आएंगे। तो उस लेवल पे कैसा होता है फिर जो हम जीडीपी करते हैं, आप बताइए कैसे कैसे हम मेजर करते हैं, किन फैक्टर्स पे। वेट, हेलो। आप क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर एक बार और पूछिए, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है आपकी। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं इसको भी इजीली, जीडीपी जो काउंट करा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो किस, मतलब एक वो मैं यार टर्म ही निकल जाएगा मेरे मुंह से, वो कौन सी टर्म है, मतलब किस फैक्टर पे वो देखा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस। नहीं नहीं, मैं फैक्टर कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट वगैरह भी हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जीडीपी काउंट होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो हम करते हैं, वो किन बेसिस पे होती है, मतलब किस, कौन सा बेस है, मतलब जो आईएमएफ काउंट करता है, जो रैंकिंग हमारी होती है कि जैसे इंडिया की जीडीपी की रैंकिंग थर्ड चल रही है वर्ल्ड में, यूएसए और चाइना के बाद, या ए टू जेड जो भी। आपने एक शब्द सुना होगा यार, परचेजिंग पावर पैरिटी। यस यस, सुना है। तो उस वे में, अच्छा अगर इसको कोई एक्सप्लेन कर पाए तो प्लीज कर सकते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है ये। मैंने व्हाट इज पढ़ा था, परचेजिंग पावर जैसे, पैरिटी। वेट मैं बताती हूँ। अगर किसी चीज की प्राइस यूएसए में, अगर किसी चीज की प्राइस फॉर एग्जांपल $5 है, और इंडिया में उन्हीं $5 में बहुत सारी कमोडिटीज आ सकती हैं, तो फिर मैं वो एक क्या। ट्राई करूं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैम काफी अच्छा बोल रहे हैं आप बोलिए बोलिए, ट्राई करा करिए एटलीस्ट, आप सही बोल रहे हैं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब ये इसमें ये होता है कि जैसे कोई दो कंट्री है, और दोनों में जैसे कि इन्फ्लेशन पड़ता है, इन्फ्लेशन की वजह से जो फर्क हो या ना हो, जैसे कि मैं इंडिया में जो चीजें खरीद सकता हूँ उससे 17 गुना ज्यादा दाम मुझे पे करना पड़ता है अमेरिका में। तो इसका जो अंतर है उसको बोला जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी, मेरे एक हिसाब सेकंड, से। इसको रिपीट करना, एक सेकंड इसको रिपीट करिएगा दोबारा जो आपने बोला। एक बार रिपीट रिपीट करिएगा। परचेसिंग पावर पैरिटी जैसे कि दो कंट्री है, जैसे मैंने अभी पढ़ा था एग्जांपल के लिए, जैसे अमेरिका हो गया यूएसए, और इंडिया हो गया। तो जैसे इंडिया में हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जो हमको 1 रुपए में मिल जाती है, अमेरिका में जाएंगे तो हमको 17 रुपए में मिलेगी, 17 गुना ज्यादा है परचेसिंग पावर। तो इसी को बोला जाता है। और या सर। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली नहीं ना, ठीक है, पता है इसको आप सिंपल। एक्चुअली जो उनकी पावर परचेसिंग पावर होती है ना, परचेसिंग पावर इन द सेंस कि
कोई भी कंट्री है, कोई भी इकॉनमी है, वो एक सर्टेन लेवल तक बिल्ड हो रहा है। ओके, इन दैट कंटेक्स्ट जो भी उनके जैसे मान लो कोई कोई प्रोडक्ट है, वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब लग रही है ना। अब उसका आप एक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू हो 10 रुपीज़, ठीक है। तो 10 रुपीज़ की वैल्यू लेट्स से 80 रुपीज़ है ना। तो जो चीज़ यहाँ पर 160 में होगा ना, है ना, जो चीज़ यहाँ पे 160 में होगा वही चीज़ अमेरिका में जाओगे ना तो वो $2 का होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर सेम ही है, वो इकॉनमी पे डिपेंड करता है। उनकी जो उनका अर्निंग्स है एंड जो उनकी स्पेंडिंग्स है उस पर डिपेंड करता है कि वो इकॉनमी कितने लेवल पे डेवलप्ड है ना। जो रेट्स होते हैं ना वो एक्चुअल में सेम ही रहते हैं। जो उसको बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो चीज़ सेम ही रहती है ना। बट वो परचेसिंग पावर हर कंट्री के लिए अलग अलग है। अब वहाँ पे वेज स्ट्रक्चर अलग होगा, यहाँ पे वेज स्ट्रक्चर अलग है इंडिया में, है ना। तो दिस इज द थिंग। अच्छा ठीक है मे ठीक बी है। इसका जो एग्जैक्टली देखो, अगर इस अरे एक सेकंड मैं ये बोल रहा हूँ, इसको सिंपल वे में इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऐसे समझ सकते हो, $1 की कीमत भारत में इस टाइम पे जैसे 81 चल रही है, एक टाइम पे 79 थी, एक टाइम पे 70 थी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, अब ऑटोमेटिकली आप इस चीज को लिंक कर सकते हैं यार। अगर एक टाइम पे $1 की वैल्यू 70 रुपए रहेगी तो हम अमेरिका में ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, लेकिन वहीं पे 81 रुपए हो जाती है, 90 रुपए हो जाती है, तो हम कम सामान खरीद पाएंगे। तो इस चीज से आपको क्या पता चल रहा है कि इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी, अगर आप लिंकेज देखें तो आपको यहाँ पे क्या पता चल जा रहा है कि यार हमारा एकदम से ही $1 के कंपैरिजन में इतना पैसा क्यों हो गया, मतलब 81 रुपए हम क्यों एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो वहां पे अलग अलग फैक्टर रोल प्ले कर जाते हैं आपके, कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डाउन हो रहा है, फेड रिजर्व बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये समझ लो इन लेमन टर्म्स कि जो आपकी डॉलर की वैल्यू है और रुपए की वैल्यू में जो डिफ्रेंशिएशन एक तरीके से जो सामान खरीदने में आ जाता है, जो कि ये सही आप लोग बोल रहे थे। अगर मतलब $1 की वैल्यू कभी 80 रुपए देखने को मिल जाती है, कभी 70 रुपए, कभी 75 रुपए, तो वहां पे परचेसिंग पावर जो है रुपी की, इंडियन रुपए की, फ्लक्चुएट होती रहती है ना। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि 70 रुपए में जिस टाइम पे एक एक बार 70 रुपए वैल्यू थी, तो उस टाइम पे अमेरिका में हम थोड़ा सा ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। लेकिन अगर 100 रुपए होगी तो हम कम खरीद पाएंगे, क्योंकि उसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी थी रुपए की वो डिक्लाइन होगी। डिक्लाइन क्यों होगी? वो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन है, आपका रशियन यूक्रेन क्राइसिस, ये वो A to Z जो भी फॉरेक्स रिजर्व वगैरह वो है ना। तो ये सब फैक्टर रोल प्ले करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में आप इसको ऐसे देख सकते हैं, है ना। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाती है हमारी, एक अगर हम इसमें एक आपका आता है एनडीपी। व्हाट इज एनडीपी, इफ अगर कोई बताना चाहे तो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एनडीपी में जो बोलिए बोलिए। फॉरेन की जो इनकम होती है उससे माइनस करते हैं। एनडीपी हो गया जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब मैं नेट में हम्म फॉरेन की जो इनकम, जैसे डिफरेंस जो होता है इंडियंस ने फॉरेन में कितना अर्न किया टोटल, और फॉरेनर्स ने इंडिया में कितना अर्न किया, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम जीडीपी में माइनस करते हैं। नेट जो होता है उसमें जो जीडीपी होता है, जीडीपी में से डिप्रेसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। Oh, I think makes sense. Like, हेलो। I think what's a mistake? You are right. हेलो। मैं नेट बोल रहा हूँ कि नेट जैसे आप जीडीपी में से, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। True, true.
हेलो। मेरी आवाज आ रही है यार? प्लीज कोई कंफर्म कर दो, कोई यार माइक डाउन हो के। आ रही है सर, आ रही है, अब आई है। बीच में चली अरे गई थी, यार, बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूँ, आप कोई कंफर्म ही नहीं कर रहा है। अरे सर, वॉइस आ ही नहीं रही थी, मुझे लगा नेटवर्क बिल्कुल चला गया आपका, इसलिए नहीं बोला है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ये लास्ट में जो हम देख रहे हैं, आप लोग बता सही रहे थे, बट ये देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्यों यार, मतलब एनडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन ठीक है, फुल फॉर्म ठीक है, मेनली डेफिनेशन बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर आप देखो, तो भारत में ये जरूरी नहीं है ना कि 24 घंटे हमारी प्रोग्रेस ही चलती रहे, है ना, 24 घंटे हम लगातार प्रॉफिट में जाते रहे, है ना। अब जैसे हम अपने आप को देख लेते हैं, ये हमारे साथ ये जरूरी थोड़ी है कि हम लगातार ही कंटिन्यूटी से पढ़ते रहें, कि हम 9 9 घंटे लगातार डेली पढ़ रहे हैं। कभी कभी फ्लक्चुएशन भी आ जाता है, कुछ इमरजेंसी पड़ गई है, हम पूरे पूरे दिन भी नहीं पढ़ पाते, कभी कभी 5 5 6 6 दिन हो जाते हैं, ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, हम कहीं फंस जाते हैं, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। जब हमारी लाइफ में फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो क्या जीडीपी में जो ए टू जेड मतलब जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो क्या उन बिजनेसेस में अप एंड डाउन नहीं हो सकते? वही चीज कहलाती है आपकी इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन और प्लस जस्ट लाइक जैसे कोरोना पेंडेमिक आ गया, उस टाइम तो पूरा ही डिक्लाइन हो गया था यार, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह पूरा अच्छे तरीके से, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पा रहा था। तो उस टाइम पे कैसे हम करते? तो उस चीज को मतलब एक तरीके से मतलब जस्ट लाइक कि पूरी मतलब हाँ, इसको एक और लेमन टर्म में देख लेते हैं अभी यहाँ पे एक डिस्कस करने से पहले भी। इफ अगर जस्ट लाइक जैसे आप मतलब जैसे हॉस्टल में रहते हैं, आपके घर से आपके पास पैसे आते हैं 10,000 रुपए पर मंथ, आपने 1,000 रुपए यहाँ, 5,000 रुपए रेंट दे दिया, और ये 3,000 रुपए खाने का दे दिया, 1,000 रुपए आपका आना जाना ए टू जेड जहां भी आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास 1,000 रुपए बच गए हैं, है ना। अब आपने उसमें देखा कि यार चलो ठीक है, 1,000 रुपए बच गए हैं, ये मैंने इसलिए बचा के रख लिए कि इफ अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है या कुछ भी ऐसी ए टू जेड कुछ भी कंडीशन बन जाती है, तो मैं उसमें उसको यूज कर पाऊंगा। मतलब कुछ भी ए टू जेड, इफ अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मेरे को कहीं जाना पड़ गया या घर जाना पड़ गया, तो मैंने उसके के लिए बचा लिए हैं, सेविंग कर लिया एक तरीके से। तो जिस टाइम पे इंडिया में इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन आ जाती है, या अप एंड डाउन हो गया कि किसी एकदम से ही प्राइस हाई पहुंच गए, जस्ट लाइक जैसे आप देख रहे होंगे कि ऑयल के प्राइसेस हाई पहुंच गए थे। अब उसके उसके पीछे फैक्टर रोल प्ले करते हैं अलग अलग, रशिया यूक्रेन का चल रहा है अभी, सऊदी अरब, ओपेक वगैरह, ये सब अलग अलग फैक्टर रोल प्ले करते हैं, है ना। तो जस्ट लाइक जैसे आपने देखा कि तेल के दाम बढ़ गए थे, जो हम घर में तेल यूज करते हैं, ए टू जेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन हो गया, कोरोना पेंडेमिक आ गया, तो उस चीज को डिक्रीज करने के बाद जो हमने अपनी जीडीपी काउंट करी, मतलब एक तरीके से, तो वो आपका एनडीपी कहलाता है, क्योंकि हमने उसमें से जो हमारा लॉस हुआ ए टू जेड, जो भी इन्फ्लेशन के कारण या गवर्नमेंट के फ्लक्चुएशन के कारण, या मार्केट कंडीशन ऐसी बन गई, या कुछ कंडीशन ही ऐसे ही पैदा हो गई, उन सब चीजों को हमने माइनस करा, और हमने देखा कि ओके ठीक है, अब हमारे पास कुल मिला के इतने रुपए बच रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आप हिसाब लगाते हैं, तो हिसाब लगाते हुए पूरा देखते हैं ना कि अच्छा यार वो भी तो माइनस करना रह गया, वो जो हमने उसको वहां पे खर्च करा था खाते पीते टाइम, अच्छा हाँ ठीक है, उसको माइनस करके अब टोटल कितने बच रहे हैं भाई, तेरे पास पैसे इतने बच रहे हैं, ओके, मतलब एट लास्ट मेरे पास इतने रुपए बचे, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें अपना जो हमने पार्टी करी, अच्छा वहां पे पार्टी करी थी, बर्थडे पार्टी नहीं करी थी क्या? अच्छा, बर्थडे पार्टी करी थी, उससे पहले एक दिन पहले खाने नहीं गए थे क्या होटल में, वो भी तो माइनस कर। तो उस तरीके से हम हिसाब करते हैं ना, तो लास्ट में हम देखते हैं अच्छा एट लास्ट तेरा ये चीज आ रही है, अब तेरे पास कितने रुपए बचने भाई, 1,000 रुपए बचने हैं, थे कितने स्टार्टिंग में यार, 1,00,000 रुपए थे, 99,000 का फ्लक्चुएशन आ गया, अच्छा हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, है ना। ऐसा नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल में भाई घर वाले ऐसे किसे मार देंगे, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है ना। ये हम एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। तो सेम ऐसा ही जीडीपी के रूप में होता है कि आपका जो फ्लक्चुएशन आया मार्केट में, उसको डिक्रीज माइनस करने के बाद जो आपने कैलकुलेट करा, वो एनडीपी हो गया। और इसको हम यही रोकते हैं। और इफ अगर किसी का कोई डाउट हो या कुछ ऐसी चीज मैंने गलत बता दी हो, तो प्लीज आप बता सकते हैं कि मैंने वहां चीज गलत बताई, या आपका कोई डाउट हो तो वो हम देख लेंगे, है ना।
और इसको हम अभी यहीं स्टॉप कर लेते हैं। नहीं सर, कोई डाउट तो नहीं है, बस ये